हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज का टॉपिक जो एनसीईआरटी से लिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसके बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले ये समझना इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट जो स्मॉल जी लेटर है, इंग्लिश की लेटर, उससे करते हैं, स्मॉल जी से है। कैपिटल जी से नहीं करें, क्योंकि कैपिटल जी को जो आपने पिछली क्लास में देखा था वही है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज ए यूनिवर्सल वैल्यू, इट हैज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। चाहे आप प्लेनेट पर चले जाए, मून, मार्स, कहीं भी चले जाए, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन हमें निकालनी है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी। फॉर दिस आपको अर्थ के लिए निकालनी है, मून के लिए फिर अलग आती है, अर्थ के लिए निकालनी है। तो मैंने अर्थ को यहाँ ड्रॉइंग कर दिया, सबसे अच्छी बात है। अर्थ को मैंने यहाँ बना दिया, ये अर्थ है, इस पर कहीं ना कहीं आप है, क्लियर। और मैं भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। तो इस अर्थ पर आप निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए यहाँ पर जब एक्सेलरेशन निकालनी, इट मींस दैट यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इट मींस दैट हमें फोर्स निकालनी है। अगर फोर्स निकल गई तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो फोर्स किस पर निकालनी है? पहले फोर्स कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई मास लेंगे। आप सपोज कोई मास लिए जिसकी वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट ली जिसकी मास m है, स्मॉल m, क्लियर। अब इस मास को मैं अर्थ की सरफेस पे ले गया, अर्थ के सरफेस पे ले गया, और फिर हमें चेक करनी है इसमें कितनी फोर्स लग रही है। अगर मैं फोर्स निकाल लिया, इट मींस दैट फोर्स डिवाइडेड बाय मास will be equal to acceleration due to gravity on the surface of earth, क्लियर। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है? अर्थ को स्फेरिकल मैंने शो किया है। अगर वो कहीं आप अगर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको अर्थ की शेप जो है प्योर स्फेरिकल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अस्यूम कर रहा हूँ, क्लियर। उसकी वैल्यू अगर आपको सिंपल वे में निकालनी है, कॉम्प्लेक्स में नहीं जानी है। दैट्स व्हाई आई एम अस्यूमिंग दैट अर्थ इज स्फेरिकल बॉडी, क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट और है। क्या कॉन्सेप्ट है? जो पिछली क्लास में आपने देखा था कि अगर शेल की बात की जाए, शेल है क्या? गेंद आपने देखा ना, जिसमें हवा भरा रहता है, दैट इज शेल। शेल में अगर आप देखेंगे कि अगर आप स्फेयर को चाहे तो इसको आप लार्ज नंबर ऑफ शेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक शेल के अंदर दूसरी शेल, दूसरे के अंदर तीसरी शेल, सबकी रेडियस एक से दूसरे में कम हो रही है। सबसे छोटी वाले के ऊपर में बड़ी, उसे बड़ी, उसे बड़ी, इस तरह से आप करेंगे तो आपको एक प्योर स्फेयर मिल जाएगी। तो स्फेयर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ शेल से, इस तरह के शेल को आप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेल के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट है शेल के लिए? कि शेल के इनसाइड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसमें जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो उस ऑब्जेक्ट पर ड्यू टू शेल विल बी जीरो। क्योंकि शेल के हर एक जो पॉइंट मास है, अगर शेल के चारों साइड में जो मासेस उसको पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करेंगे तो उनकी अट्रैक्शन की जो वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आएगी, क्लियर। अगर उस शेल के बाहर हो तब आप शेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट मास से, जिसकी सारी की सारी मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सपोज मैं अर्थ की डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान रहा हूं, क्यों? फिर से इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इट मींस दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ, कहीं भी जाएंगे, मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मास हो तो डेंसिटी इक्वल होगी, सबकी डेंसिटी एक ही जैसी होगी। एक्चुअल वे में ऐसी होती नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा। क्यों? इजी कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। तो रो मींस मास पर यूनिट वैल्यू, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ अर्थ मैंने एम से डिनोट कर दी। वॉल्यूम क्या होगी स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गई, क्लियर। इससे आपकी डेंसिटी निकल गई। अगर आपको इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे बहुत सारे शेल से, सपोज कोई पॉइंट मास, आपको तो कोई पॉइंट मास लेनी है, फिर उसकी वैल्यू निकालनी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं सबसे पहले इसको इनसाइड ले गया, अर्थ के अंदर ले गया इस पॉइंट मास पी को। अब इसको समझेंगे किस तरह से हम रिलेट करेंगे शेल से, कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट बहुत सारे शेल जो इसके आउटर में है उसकी इनसाइड है। आप इस तरह से कर सकते हैं ना कि P अगर इनसाइड है तो बहुत सारे शेल इसके बाहर होंगे। सपोज ये वाले शेल बाहर, इसके ये वाले शेल बाहर, बहुत सारे शेल बाहर है, तो बाहर वाले शेल और कुछ बहुत सारे अंदर भी है। तो अंदर वाले शेल इस P पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगी, क्लियर। तो अंदर वाले शेल को आप भूल जाए, क्योंकि उसकी इफेक्ट आप भूलेंगे गलत नहीं, अंदर वाले के कारण ही लगनी है। मैं रिवीजन आपको करा रहा था, अंदर में जो शेल है वो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, इसलिए हमें अंदर वाले शेल को ही कंसीडर करना है। इसलिए मैं बोलता हूं आप रिवीजन करते रहे। लेकिन बाहर वाले शेल जो है उसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो। इट मींस दैट P के बाहर अगर कोई भी शेल प्रेजेंट है, जो भी शेल प्रेजेंट है, जितने भी नंबर है, सबके इफेक्ट जीरो, इसलिए हमें उसे भूल जाना है। अब P अगर इनसाइड है, अगर उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमें पता लग जाए तो हम फिर प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो कैसे करनी हमें? तो इनसाइड वाली जो वैल्यू है वो हमें देखनी है। इनसाइड के लिए आपको क्या करनी है? आपको अभी निकालनी है इसमें कोई फोर्स। तो देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किसके लिए करनी है आपको? इनसाइड वाले शेल के लिए, क्योंकि बाहर वाली शेल है उसकी टोटल रिजल्टेंट जीरो हो जाएगी। तो जो P पॉइंट सपोज यहाँ है तो उसके अंदर या
पी पॉइंट से पास होने वाली जो शेल है उसे भी कंसीडर करनी है, उसके इनसाइड जो जितनी शेल है सबको कंसीडर करनी है, लेकिन बाहर वाली सबको छोड़ देनी है। तो उसकी जो फोर्स निकलेगी, सपोज मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर, फोर्स जो निकलेगी जी एम, क्योंकि मैंने एम मास की ऑब्जेक्ट रखी थी पी पॉइंट पर, एम आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एम आर क्या है, अर्थ की टोटल मास नहीं लेनी है, अब तो मास वही लेनी है जो पी पॉइंट के इनसाइड कोई भी शेल हो या पी पॉइंट से पास करने वाली शेल इंक्लूडेड, वो टोटल की टोटल मास हो गई, अंदर वाली या पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, सबको इंक्लूड करते हुए आपको लेनी एम आर, और उसकी डिस्टेंस टोटल जो है वो सेंटर से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर। तो इसको आप निकालने के लिए सिंपल क्या करनी है, आपको एम आर निकालनी। एम आर क्या हो जाएगी, अगर डेंसिटी आपको पता है, अगर डेंसिटी पता है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अब यहां पर आपको एम आर मिल गई, लेकिन आपको यहां पर डेंसिटी, जब आपको यहां पर 4/3 पाई, इसकी वैल्यू आप चाहे तो हटा सकते हैं यहां से, और इसकी हेल्प से आप यहां पर 4/3 पाई की वैल्यू रख सकते हैं। उसकी वैल्यू आ जाएगी रो मल्टीप्लाई बाय एम ई डिवाइडेड बाय रो आर ई होल क्यू मल्टीप्लाई बाय आर क्यू, ये आ जाएगी वैल्यू। क्लियर, ये हो गई मास की। अब आप यहां पर वैल्यू रख दे, जी एम आर की वैल्यू यहां पर निकल गई, रो एम ई डिवाइडेड बाय रो आर ई होल क्यू आर क्यू, और उसके बाद इसके डिवाइडेड में थे आर स्क्वायर और आर क्यू, आप देख सकते हैं आर बचेगी तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, रो कैंसिल, देन इसकी वैल्यू निकली जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई होल क्यू, ये वाली वैल्यू आपकी निकल गई। यहां पर आर जो है ये भी तो लिखनी है, डोंट मिस्टेक हियर। तो ये जो वैल्यू निकल गई, ये तो हो गई किसी पी पॉइंट पर जो इनसाइड थी। अगर वही पी पॉइंट ऑन द सरफेस होती है तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जस्ट रिप्लेस आर बाई आर ई। आर की वैल्यू, आर तो वेरिएबल है, आर की वैल्यू जहां जितनी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पी वहां सिचुएट हो जाएगी। आर को अगर आर ई की इक्वल लिखेंगे तो फोर्स ऑन द सरफेस क्या निकल जाएगी, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू में आर ई जब रखूंगा तो यहां पर एक आर ई के टर्म हट जाएंगे, तो ये बच जाएंगे। तो यहां पर जब फोर्स हमें पता है और फोर्स लग रही है किसी इस ऑब्जेक्ट पर जिसकी मास एम है, और हमें पहले से पता है कि आप चाहे पंख को ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है या स्टोन को या पहाड़ को, एक ही वेलोसिटी से आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सबकी सेम होगी, इट मींस दैट एक्सेलरेशन सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उस ऑब्जेक्ट की मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे वो इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई जी की जो वैल्यू निकलेगी, जी एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो ड्यू टू ग्रेविटी है एंड यहां पर ऑन द सरफेस है, तो ये जो वैल्यू निकलेगी फोर्स ऑन द सरफेस निकाले जो है अभी डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें करनी है फ्री, मास से रिलेशन फ्री रखनी है, क्योंकि मास पर डिपेंडेंट नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तो इससे जो निकलेगी वैल्यू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गई। ये जब आप कांस्टेंट जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है आपको, आर ई भी आपको पता है, तो जी की वैल्यू निकल जाएगी। अब ऐसा कहा भी जाता है, जो साइंटिस्ट केवेंडिश के बारे में, केवेंडिश साइंटिस्ट का नाम है, उनके बारे में कहा जाता है ही वेटेड द अर्थ, उन्होंने अर्थ की वजन को मापा है। कैसे मेजर किया, मास ऑफ अर्थ को आप सिंपली लिख सकते हैं जी आर ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पर। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, इट मींस दैट मास ऑफ अर्थ निकाली जा सकती है। दैट्स व्हाई कहा जाता है केवेंडिश जो साइंटिस्ट का नाम है, केवेंडिश मेजर्ड द वेट ऑफ अर्थ, केवेंडिश वेटेड द अर्थ। क्लियर। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस पर अभी निकाला गया है। तो इसके बाद देखेंगे कि अबव और बिलो अगर सरफेस से जाएंगे तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे, कितनी वैल्यू चेंज होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप रिवाइज करते रहे जो पीछे बताया गया है, और मेरे चैनल पर जो भी वीडियो है उसको एक बार अगर सुन लेंगे आप तो आपकी रिवीजन 100% होने हैं। बुक आपको कुछ सिखा नहीं सकता, बुक एक जिसके कहते हैं शब्द है लेकिन वो बोल नहीं सकती है, तो टीचर आपको अच्छे समझा सकते हैं। तो आप टाइम वेस्ट बुक पर नहीं करें, किसी लेक्चर को सुने और आप खुद ही रहेंगे, आप किसी लाइन को खुद से पढ़े और किसी टीचर द्वारा सुने, तो सुनने में ज़्यादा आपके अटेंटिव होंगे और उसके रिजल्ट अच्छे होंगे और याद भी रहेंगे, फिर मेमोरी में रहेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पहले स्ट्रॉन्ग करें, फिर फर्दर आगे बढ़े। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।